जब एक इंडक्टर को, एक कैपेसिटर को और एक रेजिस्टर को एक सर्किट में जोड़ दिया जाता है तो उसे LCR सर्किट कहा जाता है। चूँकि यहाँ पर ये तीनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस सर्किट को सीरीज़ LCR सर्किट कहा जाता है। अब अगर हम इस सर्किट में एक AC वोल्टेज सोर्स जोड़ दें तो फिर इस सर्किट में किस तरह का करंट फ्लो करेगा, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो इसे पता करने का अलग अलग तरीका है, तो आज हम लोग फेजर डायग्राम मेथड से इस वीडियो में ये पता करेंगे करंट इस सर्किट में किस तरह का फ्लो करेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, इसीलिए इसे LCR सर्किट कहा जाता है। और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा अभी इंस्टैन्टेनियस करंट जो है I है और ये जो सोर्स है, सोर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है। तो देखिए करंट अगर इस तरह से फ्लो करेगा, यहाँ पर अगर ये करंट फिलहाल इंक्रीजिंग हो तो फिर हमें पता है कॉइल से जब करंट पार करेगा तो यहाँ पर एक बैक EMF, इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होता है अगर वो करंट वेरिंग नेचर का हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये VL है, इधर ये ज़्यादा है इधर ये कम है, क्योंकि करंट इंक्रीज़ कर रहा, उसी को अपोज करने के लिए बैक EMF अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर I करंट फ्लो कर रहा, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इससे करंट पास करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा इधर से इधर जाते हुए, लेट अस से दैट इज़ VR। करंट के कारण यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जमा होगा कैपेसिटर के प्लेट में। तो कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमने VC मान लिया। अब यहाँ पर आप गौर से देखें, अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ और इस सर्किट में इस डायरेक्शन में बढ़ूँ तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल V इंक्रीज़ किया, फिर चलते 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 VL पोटेंशियल ड्रॉप किया, फिर VR पोटेंशियल ड्रॉप किया, फिर VC पोटेंशियल ड्रॉप किया। इस तरह से हमने वापस इस पॉइंट पे हम पहुँच गए। तो हम कह सकते हैं चूँकि सेम पॉइंट पे पहुँचे हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना होगा, तो हम कह सकते हैं कि जितना बढ़ रहा है V, जो बढ़ रहा है दैट इज़ इक्वल टू जितना घट रहा है पोटेंशियल। तो यहाँ से कह सकते हैं V बढ़ा दैट इज़ इक्वल टू VL घटा, फिर VR घटा, फिर VC घटा। अब अगर इनका इंडिविजुअल वैल्यूज़ हम पता करें तो फिर हम पाएंगे, सबसे आसान है VR पता करना। हमें पता है कि एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है इंस्टैन्टेनियस करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। अब अगर आप VL के लिए ये पता करें तो हमें पता है कि ये बराबर होता है सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट जिस रेट से चेंज हो रहा है। साइन पे बॉदर ना करें क्योंकि हमने मान लिया है कि करंट इस समय इंक्रीजिंग नेचर का है, तो फिर यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इधर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में VL बनेगा, वो हमने एरो से इंडिकेट कर दिया है। अब देखिए ये जो VC होता है एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ इक्वल टू उसके किसी भी एक प्लेट में जो चार्ज है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस। अब इनको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें, सबसे पहले अगर हम करंट के लिए हम ग्राफ बनाएं, चूँकि वोल्टेज जो है सोर्स वोल्टेज ऑसिलेटिंग नेचर का है तो करंट भी ऑसिलेटिंग नेचर का होगा, इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा और ये उसका फेजर है, मतलब रोटेटिंग वेक्टर है। यही वेक्टर इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हुए इस ग्राफ को बना रहा है, इस फंक्शन को ड्रॉ कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर VR जो है, VR को पता करना सबसे आसान होता है क्योंकि जो है VR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब करंट जब इंक्रीज़ करेगा VR इंक्रीज़ करेगा, करंट डिक्रीज़ करेगा VR डिक्रीज़ करेगा। इसीलिए ये जो VR है ये करंट के साथ सेम फेज में रहता है। जब करंट मैक्सिमम होगा तो VR मैक्सिमम होगा, करंट ज़ीरो होगा तो VR ज़ीरो होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा तो VR अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। तो फेज़र में जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों कोलिनियर होगा, एक ही साथ घूमेगा और एक ही साथ बड़ा होगा, एक ही साथ छोटा होगा, एक ही साथ ज़ीरो में पहुँचेगा। अब आगे बढ़ते हुए देखिए अगर हम VL को यहाँ ग्राफ में प्लॉट करें तो ध्यान से देखिए ये करंट का डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल है, ये करंट का डेरिवेटिव है, ये टाइम एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो देखिए ये अगर एक साइन फंक्शन हुआ तो इसका डेरिवेटिव कौन होगा, कोसाइन फंक्शन। तो ऑब्वियसली इसे जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का ग्राफ हमें देगा, कोसाइन ग्राफ हमें देगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से अभी शुरुआत हो रही है समय की तो ये कोसाइन फंक्शन है। देखिए हमें पता है जब साइन ज़ीरो होता है, साइन का वैल्यू जब ज़ीरो होता है उस समय कोसाइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, यहाँ पर ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर साइन जब मैक्सिमम होता है 90 डिग्री एंगल में, उस समय कोसाइन जो है कोसाइन ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये कोसाइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये उसका फेजर।
यहाँ पर ध्यान दें कि करंट जो है ये VL से 90 डिग्री पीछे चलता है। आप यहाँ पर अगर इसी को प्रोसीड करते हैं इस तरह से, तो फिर आप पाएंगे यहाँ से यहाँ जो है ये π/2 एंगल बनता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ यहाँ पर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए VL जो है π/2 एंगल आगे चल रहा है करंट के, तो वही यहाँ फेजर में रिप्रेजेंटेड है, 90 डिग्री आगे चल रहा है, क्योंकि रोटेशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन जो है रोटेशन का वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माना जाता है। तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री आगे चल रहा है VL। अब उसी तरह से VC को अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो देखिए VC जो है Q पे प्रोपोर्शनल है, और ये Q क्या है, यहाँ चार्ज जो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के प्लेट में। आप ध्यान से देखें करंट क्या है, चार्ज को कैरी करके ले जाता है। इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हुए अगर मान ले I करंट है, मतलब ये कुछ चार्ज ले जा रहा है और कैपेसिटर के प्लेट में जमा कर रहा है। चार्ज जिस रेट से इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा उसी रेट से कैपेसिटर के प्लेट में वो जमा होगा जाकर। मतलब कैपेसिटर के प्लेट में जो चार्ज है इसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा, इसका टाइम डेरिवेटिव जो चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में, इसका टाइम डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू करंट। तो इसके लिए ग्राफ अगर प्लॉट करें तो आप गौर से देखें, VC के लिए ग्राफ अगर प्लॉट करें तो VC Q के प्रोपोर्शनल है और Q का टाइम डेरिवेटिव करंट है, मतलब VC का टाइम डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल होगा करंट। तो करंट अगर इस साइन फंक्शन से रिप्रेजेंटेड है तो किसका टाइम डेरिवेटिव इस करंट को रिप्रेजेंट करेगा, साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेगेटिव कोसाइन का टाइम डेरिवेटिव साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो कोसाइन फंक्शन है इसी का उल्टा फंक्शन बनेगा। हाँ, एम्पलीट्यूड भले ही अलग हो जाए लेकिन उसका जो शेप है ये नेगेटिव कोसाइन फंक्शन है। जब कोसाइन मैक्सिमम होगा उस समय नेगेटिव कोसाइन नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, जब कोसाइन जीरो तो नेगेटिव कोसाइन जीरो, जब कोसाइन नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम तब नेगेटिव कोसाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो इस तरह से ये VC के लिए ग्राफ बन गया। उसे फेजर में हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें करंट जो है VC से 90 डिग्री आगे चलता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये जो एरो है करंट के लिए, जो एरो है इसका जो लेंथ है ये किसके बराबर होगा। जब ये घूम के सीधा हो जाएगा, ऐसे घूमते हुए सीधा हो जाएगा तो वो इस रीजन को इंडिकेट कर रहा है, इस जगह को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि घूमते हुए सीधा होगा तो इस पॉइंट को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो लेंथ है ये लेंथ करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, करंट का एम्पलीट्यूड है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली ये जो लेंथ है VR जो वेक्टर है ये रोटेट करते हुए जब इस तरह से सीधा होगा तो ये इसे रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला लेंथ जो है इसे रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो VR है जो कि वेरिंग है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये लेंथ बता रहा है, इस वेक्टर का ये वाला लेंथ वो VR का मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। उसी तरह से ये VC रोटेट करते हुए जब ऐसे सीधा हो जाएगा उस समय ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो है ये VC का जो कि वेरिंग है उसका मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से आगे ये जो VL वेक्टर है, ये VL वेक्टर भी इसका जो लेंथ है ये VLM को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा VL जो कि वेरिंग नेचर का है इसका मैक्सिमम वैल्यू को। ये वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेगा, ये वाला जो एम्पलीट्यूड है इसका ये। और सिमिलरली ये जैसे कि हम बात कर रहे थे ये VCM है और ये जो है ये VRM है। और ये जो है ये है IM। यहाँ से आप गौर से देखें कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा जो कि सोर्स का वोल्टेज है वो इन तीनों का सम है। तो इन तीनों का सम, इसे अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो तीनों के सम, तीनों को जोड़ेंगे तो फिर हमें कुछ इस तरह का फंक्शन मिलेगा V। उस V को इस फेजर से कैसे पता करेंगे। आप ध्यान से एक चीज़ देखें कि किसी भी एक पॉइंट में, जैसे मान ले इस पॉइंट में अगर हमें V पता करना है तो क्या करना होगा, उस पॉइंट में VR जो है प्लस उसी पॉइंट में जो VL है प्लस उसी पॉइंट में जो VC है, इन तीनों को जोड़ना होगा, तब जाके उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो V है ये हमें पता चलेगा। तो इसके लिए तीनों को जोड़ना होगा। तीनों को जोड़ने का मतलब है कि इन तीनों का जो वर्टिकल
कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट ही तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो फंक्शन का वैल्यू है उसे रिप्रेजेंट करता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, इन 3 वर्टिकल कंपोनेंट्स को जोड़ना होगा। अब 3 वर्टिकल कंपोनेंट्स को जोड़ के रिजल्टेंट वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों वेक्टर्स का अगर हम वेक्टर सम कर दें, वेक्टर एडिशन, तो जो वेक्टर हमें मिलेगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये इन तीनों वर्टिकल कंपोनेंट का सम होगा। तो उसी हिसाब से हम कहें कि इन तीनों वेक्टर्स को VR, VL और VC, इन तीनों वेक्टर्स का अगर वेक्टर सम कर दें तो फिर वो वेक्टर जो है वो इस V के लिए फेजर का काम करेगा। तो वेक्टर सम कैसे करें? सबसे पहले तो यहाँ पर VR को मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेता हूँ, VR को जिसका कि मैग्नीट्यूड VRM है, इसे और फिर इन दोनों को जोड़ के हम रिजल्टेंट वेक्टर पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो VC और VL को जोड़ दें, ये आसान है। यहाँ से VC और VL को हमने जोड़ दिया क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल है। तो हमने यहाँ पर किया क्या? बेसिकली यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है ये बन रहा है VCM माइनस VLM, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों। अब जब इनका वेक्टर सम होगा तो फिर हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर पैरेललोग्राम रूल फॉलो कर सकते हैं और ये जो है ये वेक्टर V को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये वाला V के लिए जो ग्राफ है इसे ये ड्रॉ करेगा, ये वाला वेक्टर। इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ होगा V का मैक्सिमम वैल्यू। ये जो फेजर है, ये फेजर चूंकि ये वाला ग्रीन कलर का ग्राफ जो कि V के लिए है इसे जनरेट कर रहा है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वही इस वेक्टर का लेंथ होगा जो कि होगा VM। अब इस वेक्टर के साथ, इस V वेक्टर के साथ ये जो करंट वेक्टर है जो कि इसी के साथ कोलिनियर होगा, उसका जो एंगल बनेगा यही फेज डिफरेंस होगा करंट और सोर्स वोल्टेज का। क्योंकि ये जो एरो है, ये वाला एरो किसे इंडिकेट कर रहा है? ये सोर्स वोल्टेज को क्रिएट कर रहा है ये फेजर, और ये वाला एरो जो है ये करंट को क्रिएट कर रहा है इस ग्राफ में। तो फिर इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये सोर्स वोल्टेज और जो करंट है सर्किट में इसके बीच का फेज एंगल बन जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू VCM, ये वाला जो लेंथ है दैट इज VCM माइनस VLM, यही वाला इसी लेंथ के बराबर होगा ये। और यहाँ से आप अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करें जिसमें कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें तो फिर हम यहाँ से पाएंगे कि टेंजेंट ऑफ फाई, अगर फाई को मैं पहले पता करता हूँ, टेंजेंट ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू VCM माइनस VLM डिवाइडेड बाय VRM। अब जैसे कि हमें पता है कि VCM दैट इज इक्वल टू करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इनटू, चूँकि ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, क्रॉस वोल्टेज है, उसका मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू करंट का मैक्सिमम वैल्यू इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लास्ट वीडियो में जब हमने AC के साथ कैपेसिटर को जोड़ा था उस समय हमने ये फॉर्मूला देखा था। और सिमिलरली VLM जो है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये जो VRM है दैट इज इक्वल टू करंट का मैक्सिमम वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस। तो ये सारे फार्मूलाज अगर हम यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें IM रहेगा, यहाँ पर भी IM रहेगा, यहाँ पर भी IM रहेगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से फाई का वैल्यू हम कह सकते हैं इन्वर्स टेंजेंट ऑफ दिस टर्म। अब यहाँ से एक और बात, चूँकि हम वोल्टेज को स्टैंडर्ड मानते हैं, वोल्टेज के लिए स्टैंडर्ड साइन वेव बनाते हैं, साइन फंक्शन बनाते हैं और फिर आगे चल के करंट को उसके साथ इंटर रिलेट करते हैं, तो टाइम की शुरुआत हम मानेंगे इस जगह से है। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस जो है हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, टाइम की शुरुआत यहाँ से है। और यहाँ पर ये जो फाई है, अगर इस फिगर में आप देखें तो ये वाला, ये इसका पीक वैल्यू, ये करंट का पीक वैल्यू और ये जो है ये सोर्स वोल्टेज का पीक वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस एंगल इज फाई, जो कि इनका फेज डिफरेंस है वो यहाँ पर इस जगह से रिप्रेजेंटेड है। अब यहाँ से अगर
Vm को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में आप देखें V जो है, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड Vm के बराबर है, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज होगा इस वोल्टेज सोर्स का, ये जो है हाइपोटेन्यूज है। Vrm और Vcm माइनस Vlm ये इसी ट्रायंगल का बाकी दो साइड्स है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Vm का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इज इक्वल टू Vrm बेस स्क्वायर प्लस ये जो Vcm माइनस Vlm है, जो कि एक और साइड है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें कि इसे अगर हम यहाँ इस वैल्यू से सब्सटीट्यूट करते हैं तो फिर हम देखें यहाँ पर अगर Vm पता करें तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Im इंटू R उसका स्क्वायर प्लस Im इंटू XC माइनस Im इंटू XL इसका स्क्वायर। आप देखिए Im को अगर हम यहाँ से कॉमन आउट करते हैं तो Im स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से भी ये Im स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये Im के तौर पे बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ से कह सकते हैं Im स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL इसका स्क्वायर। यहाँ से देखिए वोल्टेज सोर्स का जो मैक्सिमम वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू करंट उस सर्किट से जो फ्लो कर रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू इनटू समथिंग। मतलब ये जो समथिंग है ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। ये टर्म अगर बड़ा होगा तो करंट छोटा बनेगा, ये टर्म अगर छोटा होगा तो करंट ज़्यादा बनेगा। ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है और इसे इम्पीडेंस कहा जाता है। LCR सर्किट का इम्पीडेंस, ये इसका जो बिहेवियर है ये रेजिस्टेंस जैसा होता है और इसे Z से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ से हम कुछ अलग अलग सिनेरियोज़ कंसीडर करेंगे। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये दोनों अगर बराबर हुआ, एक अगर दूसरे से बड़ा हुआ, तो ये इम्पीडेंस जो है जिसका बिहेवियर रेजिस्टेंस जैसा है, जो डिसाइड करके दे रहा कि सर्किट में करंट कितना होगा, उसमें किस तरह का असर पड़ेगा। तो यहाँ पर तीन अलग अलग सिनेरियोज़ कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो देखिए अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि इस वाले कर्व को ये Vc को डिसाइड कर रहा, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा ये डिसाइड कर रहा है, इसके एम्पलीट्यूड को डिसाइड कर रहा है। ये Xc अगर XL के बराबर हुआ, XL मतलब जो डिसाइड करके दे रहा है, ये जो VL है अक्रॉस द इंडक्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कितना बड़ा होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो ये डिसाइड करके दे रहा है। अब अगर ये दोनों बराबर हुआ तो बराबर होने का मतलब क्या है? बराबर होने का मतलब यही है कि ये जो VL है अक्रॉस द इंडक्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और VC जो है अक्रॉस द कैपेसिटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों का एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा। चूँकि एक दूसरे का ये अपोजिट है, एक कोसाइन है तो दूसरा नेगेटिव कोसाइन है, एक दूसरे का एग्जैक्ट अपोजिट है, मिरर इमेज है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये मिरर इमेज बना रहा है। और अगर दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज है, मतलब सोर्स का जो वोल्टेज है, वो बराबर हो जाएगा VR के, क्योंकि VR VC और VL को जोड़ने से ही तो V बनता है। अब VL और VC अगर एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो V इज इक्वल टू VR। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही कर्व बनाएगा जो कि VR के लिए है। तो ये चीज़ मैथमेटिकली भी हम देखेंगे, फिलहाल तो यहाँ पर इंट्यूटिवली हमने देखा। अब हम क्या करते हैं, अगर XC XL से बड़ा हुआ, XC ये पिंक कलर का कर्व अगर XL से बड़ा होगा तो बड़ा होते साथ क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट जो V बन रहा था उसे अपने तरफ पुल करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू इसके वैल्यू से अब बड़ा हो रहा, मतलब इसका इफेक्ट जो है VC का इफेक्ट जो है ये इफेक्टिव होने लगेगा। तो रिजल्टेंट जो वेव है उसे वो अपने तरफ खींचेगा। अब अगर तीसरे सिनेरियो को आप कंसीडर करते हैं, ये तो XC XL के बराबर है, ये वाला सिनेरियो है। अब अगर XC XL से छोटा हुआ
दैट मीन ये ब्लू वाला कर्व अगर बड़ा हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो फिर ये रिजल्टेंट जो फंक्शन है उसे अपने तरफ पुल करेगा। अपने तरफ पुल करेगा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये जो फेज डिफरेंस जो है, अब फेज डिफरेंस, फेज एंगल जो है, ये फेज एंगल नेगेटिव बन जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में बनेगा। अब करंट जो है लैग करेगा। उसी तरह से अगर आप देखें, अगर एक्स सी एक्सएल से बड़ा होता है उस समय क्या होगा, एक्स सी एक्सएल से जब बड़ा होता है उस केस में अगर हम फेज डिफरेंस पता करते हैं, यहाँ से यहाँ ये जो फेज डिफरेंस पता करते हैं, ये पॉजिटिव फेज एंगल बनेगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा, एक्सी और एक्सएल, तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज के बीच, क्योंकि ये वी आर के बराबर ही हो जाएगा और वी आर करंट के साथ सेम फेज में रहता है। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। तो पहला वाला केस जब हम कंसीडर करेंगे जहाँ पर कि एक्स सी एक्सएल के बराबर है, तो यहाँ से आप पाएंगे कि Z जो है, इम्पिडेंस जो है, ये बराबर हो जाएगा R के, क्योंकि ये एक्स सी और एक्सएल बराबर होने के कारण ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, सो ये स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू R। और ये जो फाई होगा, दैट फाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। जो फेज एंगल रहेगा सोर्स वोल्टेज और करंट के बीच का, वो फेज एंगल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये टर्म ज़ीरो बन जाएगा। और इन्वर्स टेंजेंट ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि टेंजेंट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आगे ये वाला सिनेरियो अगर हम कंसीडर करते हैं, एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स एल, तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो सोर्स वोल्टेज को अपने तरफ ये पुल करेगा और पॉजिटिव फेज एंगल बनेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो Z को देख लेते हैं। Z जो है ये ऑब्वियसली Z R से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हमें एक्स सी माइनस एक्सएल का, उसका स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू होगा। सो R स्क्वायर के साथ कुछ आप जोड़ रहे हैं फिर स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो ओवरऑल Z जो है Z विल बी ग्रेटर देन R। तो XC अगर XL से बड़ा हुआ तो इम्पिडेंस जो है रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। जो हमने रेजिस्टर जोड़ा था उसका जो रेजिस्टेंस है उससे बड़ा होगा। जबकि ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टिव बिहेवियर है, जिसे हम इम्पिडेंस कहते हैं, वो इम्पिडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो बाकी जो दो फैक्टर्स हैं, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला फैक्टर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला फैक्टर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और सिर्फ बचा हुआ रह जाएगा रेजिस्टेंस। सो इम्पिडेंस जो रेजिस्टिव बिहेवियर होगा सर्किट का, इम्पिडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये इम्पिडेंस रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। और अगर फाई को आप देखें तो दिस विल बी एक्स सी माइनस एक्सएल, एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगा, तो फाई इज़ पॉजिटिव, फाई पॉजिटिव होगा। फाई पॉजिटिव होने का मतलब करंट लीड करेगा वोल्टेज को, करंट आगे रहेगा, फाई एंगल ये आगे रहेगा करंट। और उसका उल्टा अगर देखें, एक्स सी अगर एक्सएल से छोटा हो गया तो इस केस में भी आप Z को R से ज़्यादा ही पाएंगे, भले ही एक्स सी माइनस एक्सएल का वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाने से वो एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाता है। तो R स्क्वायर के साथ एक पॉजिटिव वैल्यू आप जोड़ रहे हो, उसका स्क्वायर रूट पता करें तो Z R स्क्वायर R से बड़ा हो जाएगा। और फाई इस केस में निगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब कि इस केस में ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज के साथ जो करंट का एंगल रहेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में फाई बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। मतलब करंट जो है फॉलो करेगा वोल्टेज को, वोल्टेज लीड करेगा करंट को। तो इस तरह से हम ये तीन अलग अलग सिनेरियोज़ में इम्पिडेंस और ये जो फेज़ एंगल कितना बनेगा सोर्स वोल्टेज और करंट के बीच, ये हम पता कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली हमने पता किया। थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ में इंट्यूटिवली फिजिकली देखा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अब ये जो है फेजर डायग्राम से हमने पता किया, जब एसी वोल्टेज को एलसीआर सर्किट के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, करंट कैसा बनेगा। इसे बेहतर इंट्यूशन ग्रो करने के लिए हमें एनालिटिकल मेथड जो होता है, जो प्योर मैथमेटिक्स होता है, जो डिफरेंशियल कैलकुलस से हम इसे जो सॉल्व करते हैं, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके बेटर इंट्यूटिव सेंस ग्रो होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। स्टैंडर्ड 12th के लिए ऑल्टरनेटिव करंट चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।